नमस्कार बच्चों। तो आज का मेरा सेशन है, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बॉटनी और जूलॉजी के रीड नीट का सॉल्यूशन मैंने दिया था, तो मैं केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हल करता हूं। तो आज हम केमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन बनवाएंगे रीड नीट का, जो 2026 में 21 जून को जो हुआ था, तो उसका हम लोग देखेंगे पूरा सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोले हैं कि सर केमिस्ट्री का भी तो सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम निकाल रहा हूं ताकि उसके लिए एक वीडियो बना देता हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। और मेरा कोड क्या है, 60 है। तो ये कोड है, कोड 60। तो 60 कोड में हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर के 45 तक फिजिक्स है और यहाँ 46 से शुरू होता है। और 46 में क्वेश्चन क्या है, तो 46 में क्वेश्चन ये है कि लैंथेनाइड्स आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे लैंथेनाइड्स के लिए दिया है, जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ Ce 58, Nd का दिया है 60, Tb का दिया है 65 और HO का दिया है 67। इसमें ये बताना है कि किसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखिए 46 में 2, दूसरा आंसर होगा HO3+। और एक कैसे होगा समझ लीजिए। तो HO का जो होता है 67 होता है और 67 हमको HO3 का लिखना है। तो 67 जब होता है तो 58 तो हो जाएगा आपका, इसमें 54 हो गया जेनन का, और 54 के बाद आपको 6s2 लिखना होगा और 4f 11 लिखते हैं और 5d 0 लिखेंगे। तो 54 2 56 और 56 1 57 और 10 67 हो गया। इसमें से क्या करेंगे कि हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 6s 0 हो जाएगा और 4f 10 हो जाएगा। तो देखिए F में यहाँ 10 है और F में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 को। तो अगर आप F ऑर्बिटल को लेकर के चलते हैं, इसमें 7 होता है ऑर्बिटल। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से कितना हो गया, n बराबर 4। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए 46 का 2 आंसर दिया है 60 कोड में, तो दूसरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 47 क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए बात को। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Fe3+ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Fe2+ एट 298 केल्विन। विभिन E0 Fe3 से Fe के लिए दिया है -0.04 वोल्ट एंड Fe2 से Fe के लिए दिया है -0.44 वोल्ट एट 298 केल्विन। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Fe3 से Fe2 तक। तो एक काम करते हैं, अगर हम Fe3 की बात करते हैं तो Fe3 से आप पहले जाइए Fe+2 में और फिर यहाँ से चले आइए Fe में आ जाइए, 2 से Fe में आ गए हम लोग। अब हम करते क्या है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम क्या करें कि Fe3 से Fe2 में जाना होगा। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, और इसके लिए E2 का मान दिया है, E2 का मान दिया है यहाँ पर कितना दिया है, -0.04 वोल्ट दिया है। Fe3 से Fe2 के लिए मान आपको निकालना है। तो मान लिया जाए कि अगर हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको कुछ मान ले 3, इसको E1, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि E1 मान लिया, इसको E2 मान लिए और इसको E3 मान लिए, कुछ मान लीजिए। तो ये E3 मान लेते हैं, तो E3 मान लेते हैं। Fe2 से Fe के लिए कितना मान दिया है, Fe3 से Fe के लिए -0.44 वोल्ट दिया है। तो कहता है कि ये मान कितना होगा,
ये मान निकालने के लिए क्या, इसमें से इसको घटा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न है कि सबका मान निकालना होगा। तो Fe3 से Fe2 के लिए अगर मान निकल Fe+3 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमको Fe मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये 2 लिखे हैं तो डेल्टा G2 लिख लीजिए, बराबर होता है -NFE2। और इसका मान कितना दिया है, ये n का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3F। और E2 का मान कितना दिया है, -0.04 इंटू -0.04, इसको गुना कर लीजिए, 4 12 के 2 और 2, और यहाँ हो जाएगा 1, 0 इतना, ये प्लस में हो जाएगा। ये हमारा किसका मान हो गया, ये मान हो गया आपका E2 वाला मान हो गया। अब ठीक यहाँ से एक E3 के लिए मान निकाल लीजिए। तो E3 के लिए मान निकालना होगा, ये Fe+2 है, और Fe+2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Fe हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर डेल्टा G3 मानते हैं तो यहाँ -n हो गया, n तो 2 हो जाएगा, और F ये E3 हो जाएगा। तो -n यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो -2 इंटू F जेम का तेव रखिए, और E3 का मान रखिए -0.44, तो इतना तो गुना कर दीजिए, 88.0 हो जाएगा, ये F हो गया। अब समझिए बात को, यहाँ से यहाँ तक मान हो गया 0.12F, और यहाँ से यहाँ तक मान हो गया 0.88। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कैसे करेंगे, तो E वाला निकाल लीजिए पहले मान। तो E1 मान जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए डेल्टा G1 बराबर -n, इसके बाद Fe1, तो इसमें 3 से Fe2 जाना होगा तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो -1F और E1 निकालना है, E1 निकालना है, F सब में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -FE1 बराबर कितना हो जाएगा, इतना बराबर, ये हम अगर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसका मान कितना है 0.12F माइनस 0.88F। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -0.76, ये F हो गया, और यहाँ -FE1 हो जाएगा, F से F मर जाएगा, माइनस से माइनस मर जाएगा, और E1 हो जाएगा +0.76 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 4, तो 47 का 4 हो जाएगा D, इतना हो जाएगा 0.76 वोल्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ये मान हमको यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ तक मान इतना दिया है, ये निकालना है, इसमें से इसको निकाल लेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी के आधार पर हम लोग -NFE1 फिर E2 फिर E3 तीनों का मान निकाल करके क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, वो इतने के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कि -E1 बराबर अंत में आएगा 0.76, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, E1 आ जाएगा 0.76 वोल्ट। तो 47 का आंसर हो जाएगा 4 इसमें प्लस 0.76। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अब ये 2 क्वेश्चन के बाद में आ जाइए 48 में। 48 क्या कहता है, कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि हीटिंग NaCl विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड Mn2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। कहता है कि अगर NaCl की प्रतिक्रिया आप H2SO4 से, H2SO4 कॉन्क है और प्लस MnO2 के उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि ये Na2SO4 में चला जाएगा और Mn चल जाएगा MnSO4 में, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद Cl बच जाएगा, तो HCl माइनस रिड्यूसिंग एजेंट Cl2 में चल जाएगा, H2 निकल जाएगा,
बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखिए ये +4 जो है +2 में जा रहा है, तो ये MnO2 तो रिड्यूस हो गया, ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, नहीं रिडक्शन हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अब आइए स्टेटमेंट सेकंड पर विचार करते हैं। क्या है स्टेटमेंट सेकंड, कहता है कि NaI रिएक्ट करता है, NaI रिएक्ट करता है कॉन्क H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो ये रिएक्शन जब करेगा तो सेम कहानी बनेगी, Na2SO4 प्लस I2 हो जाएगा, MnSO4 भी निकाल लीजिए, MnSO4 निकाल दीजिए, I2 निकाल दो और H2O निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए Mn+4 जो है +2 में जा रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट सेकेंड में कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ Mn, तो ये सही है। यहाँ पर Mn+4 से +2 में जा रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में रिडक्शन हो रहा है, और ये कहता है कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं इसमें भी रिडक्शन होगा, इसमें भी रिडक्शन होगा। तो क्या होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकेंड करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट का है इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकेंड का होगा करेक्ट। तो इसमें आंसर कौन होगा, दूसरा 48 का दूसरा आंसर होगा। आइए 49 की ओर चलते हैं। 49 क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स। तो एक बात याद रखिएगा, और इसमें दिया है कि गिवन PY पायरिडिन एंड EN के लिए दिया है, इथिलीन डाइएमाइन के लिए दिया है NH2 CH2 CH2 NH2। तो 4 ऑप्शन जो दिया है, ये क्वेश्चन किस चीज का है, फेशियल एंड मेरिडियोनल का है। तो आप जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े होइएगा तो उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है, और उस आइसोमेरिज्म में बताया जाता है कि फेशियल और मेरिडियनल के लिए आपका संकेत जो होता है 49 Ma3 और A3, तो एक B2 ले लीजिए, A3 एंड B3। अच्छा 3 और 3 का रेशियो होता है 3 एंड 3 का। मेरिडियनल और फेशियल के लिए आपका एक ट्रिक है, ये मेटल है, जो भी मेटल होगा, और यहाँ पर जो भी लिगेंड दिए होंगे A3 और B3। तो इसमें अगर इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन 3 में कि क्रोमियम पायरिडिन होल 3 एंड Cl होल 3, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 3। और 3 क्या होगा कि क्रोमियम Py3 एंड Cl3, ये आपका आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन कहता है कि एमंग द फ्लोइंग द कंपाउंड हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल, मतलब कि डबल के बाद फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरीके से। तो यहाँ पर हेप्टा 1,3 डाइइन हो जाएगा। यहाँ 50 के 3 में हेप्टा 1,3 डाइइन हो जाएगा। हेप्टा 1,3 डाइइन कैसे लिखेंगे, तो आप 7 को ऐसे कार्बन जोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पर डबल 1 दे दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 एक यहाँ दे दीजिए। तो देखिए डबल सिंगल डबल, दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड, एक कंजुगेटेड बॉन्ड है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इनमें से कौन होगा, तो हेप्टा 1,3 डाइइन होगा, और ये आंसर होगा 3, 50 के 3। क्वेश्चन नंबर 51 आइए 51 देखते हैं। 51 क्या कहता है समझिए। 51 मैचिंग है, 51 मैच है। एक तरफ क्या है, एक तरफ है PCl5, दूसरे तरफ B है BrF5, C में क्या दिया है BF4- और फिर D में दिया है NiCN
होल 4 2 माइनस। तो समझिए बात को, एक तरफ दिया है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल। तो PCl5 जो होता है, PCl5 का होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वो कैसे भाई, कैसे होगा? तो कैसे होगा तो समझो, ये PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हमको बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 5 हो जाएगा। अब 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3d हो जाएगा। तो sp3d हो जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये कैसे ले लेंगे, सेंटर में P ले लेंगे, एक क्लोरीन हो जाएगा, एक क्लोरीन हो जाएगा और 5 क्लोरीन हो जाएगा, एक ऊपर क्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आप ए का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखिए। और रही बात BRF5 का, तो BRF5 की कहानी जो है, आप देखिए एक Br से 5 F जुड़ा हुआ है, एक Br से 5 F जुड़ा हुआ है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो एक 5 सिग्मा और एक लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। तो sp3d2 में आपको sp3d2 में क्या हो जाएगा कि एक जगह लोन पेयर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर में हम Br रख दिए, ये F हो गया, हाई F हो गया, हाई F हो गया, हाई F हो गया, और एक F आपको यहाँ रखना है, एक लोन पेयर रखना है। तो ये लोन पेयर को तो हम जब शेप उसका निकालेंगे तो लोन पेयर हटा देंगे। तो एक बॉन्ड नीचे आ रहा है और ये हमारा स्क्वायर हो गया और फिर पिरामिडल हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ देखो BF4 माइनस है, तो एक काम करो ना, इसको TBE के हिसाब से निकाल लो। ये B है, हाँ B है, तो B का 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 7 होगा, तो 7 गुने 4 है, एगो माइनस है तो एगो जोड़ दो, तो 7 चौक 28 है, 29 और 29 और 3 कितना होगा 32। अब 32 को 8 से भागा लगाओ 4 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ऑप्शन में दिया है। बच गया एक, तो बच गया एक, तो आप एक टिक मार लीजिए। और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो इस सवाल को बनाने के लिए अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है तो आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो मैं आपको समझा करके बना रहा हूँ, अलग बात है। आप डायरेक्ट इसको देखिए कि इसमें 5 है, तो 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन में जितना बॉन्ड है, बॉन्ड के हिसाब से सबका नाम याद रखना पड़ेगा कि किसको किस नाम से जानते हैं। और एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी बना करके दिया है, वो आपको आदत डालनी होगी। दूसरी बात है कि BRF5 है। अब इसमें आप देख लीजिए कि BRF5 में अगर आप डायरेक्ट भी निकलना चाहते हैं तो 5 को तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर बचेगा, तो 5 1 6, तो 6 का स्ट्रक्चर बना दीजिए इस तरह से sp3d2। और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है लेकिन एक लोन पेयर है, तो हमको 5 ही फ्लोरीन जोड़ना होगा, एक तो लोन पेयर में चला जाएगा। तो लोन पेयर को तो हम छिपा लेते हैं, जैसे हम लोग शेप दिखाएंगे तो लोन पेयर छिपा लेंगे तो हमको स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा। BF5 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके अगर 32, अगर 8 से ज़्यादा आता है तो माने 2 से 8 तक आता है तो 8 से भागा देंगे, और उसके बाद 8 से ज़्यादा आता है तो हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद 4 आया, तो 4 के लिए sp3 लिखेंगे, टेट्राहेड्रल, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 52। तो 51 का हम लोग इस तरह से मैचिंग कर लेंगे, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ है, बात याद रखिएगा। 52 क्वेश्चन नंबर 52 है, द एमिनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोपरसाइड। एगो बात याद रखिएगा कि एमिनो एसिड दैट गिव है रेड ब्लड कलर,
वो कौन सा एमिनो एसिड है जो रेड ब्लड कलर देता है? सोडियम फ्यूजन के साथ एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोपरसाइड। तो सीधी सी बात आप याद रखिएगा कि रेड ब्लड कलर वही देता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग इतना कंसेप्ट याद रखना है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड गिव्स रेड ब्लड कलर विथ सोडियम फ्यूजन। ये बातें याद रखना होगा। क्यों? तो सल्फर कंटेनिंग कौन सा होता है? तो आपको एमिनो एसिड के चार्ट पर कमांड करना होगा कि एमिनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है बायोमोलिकुल्स में 12 क्लास में, तो आपको एमिनो एसिड टॉपिक निकलना होगा और उस टॉपिक में आप एमिनो एसिड में देखिएगा कि एरोमेटिक एमिनो एसिड, एलिफैटिक एमिनो एसिड, तो बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, इस तरह से बहुत सारा डिवाइडेड है। तो उसमें से हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, तो बहुत सारा होता है। तो उसमें मिथायोनिन जो है, मिथायोनिन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है। और सल्फर ही नहीं बल्कि सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों ही हिस्सा लेता है जो रेड ब्लड देता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो मिथायोनिन में सल्फर होता है और रेड ब्लड कलर ये देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? तो देखिए 53 कहता है ए प्रोटीन अंडरगो रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एन टू डीनेचर स्टेट डी अकॉर्डिंग टू एन इक्विलिब्रियम डी। एन जो है डी के इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन कहता है कि एन और डी दोनों इक्विलिब्रियम में है। एट 60 डिग्री सी द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एन एंड डी आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। एंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द डीनेचुरेशन इज, तो इंथैल्पी का मान यहाँ दिया है, क्या दिया है? डेल्टा एच का मान दिया है 666 केल्विन किलो जूल, 666 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। आइए, तो ये दिया है डेल्टा एच का मान। द स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इन किलो जूल, हमको डेल्टा एस दिखाना है, डेल्टा एस निकालना है। फिर क्या कहता है? द प्रोटीन अपॉन डीनेचुरेशन एट 60 डिग्री सी, तो टी इसका दिया है 60 डिग्री सी डीनेचुरेशन। अब 60 डिग्री सी दिया है तो 60 डिग्री सी को केल्विन में बदल लीजिए, तो 60 प्लस 273 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 60 जोड़ दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 13 हो जाएगा, 333 केल्विन हो गया। अब समझिए बात को। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में एक फार्मूला दिया होगा। क्या दिया है फार्मूला? कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब समझिए बात को। तो एट इक्विलिब्रियम कहता है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, तो एट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में डेल्टा जी का मान 0 ले लेते हैं। तो ये डेल्टा एच कितने के बराबर होगा? टी डेल्टा एस के बराबर होगा। यहाँ से डेल्टा एच निकाल लीजिए, डेल्टा एच बटा में टी, और डेल्टा एच कितना दिया है? 666/333, और इसका आंसर हो जाएगा 2, इसलिए इसमें 53 का हो जाएगा 3। तो 53 का 3 आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि 2a कहता है कि b में जा रहा है और यहाँ रेट कांस्टेंट k है। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है और k का मान दिया है k बराबर 1 मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स। ठीक है, एटीएम नहीं मिनट दिया है, मिनट इनवर्स। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है कितना? 2 मोलिटी है मोल पर लीटर। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ रिएक्शन,
75% रिएक्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा। 75% कहने का मतलब क्या है कि जब 75% कंप्लीट होगा, जीरो ऑर्डर का कहानी है। 75% का मतलब T3/4, ये 75% की कहानी है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उसका फार्मूला था आपका, उसका फार्मूला था, हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि A0 इंटू A0 जो होता है हमारा बराबर K0 इंटू T। तो ये K0 इंटू T, तो T हमारा कितना है, T बराबर T3/4 है। तो जब इतना हो जाएगा तो उस समय AT का मान कितना हो जाएगा, ये 0/4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ T3/4 जो हो जाएगा 3/4 इंटू K0 बराबर A0 माइनस A0/4 बराबर 4A0 माइनस A0 बराबर 3A0/4। अब यहाँ देखिए, तो हमको T3/4 निकालना है, तो 3/4 जब निकालेंगे तो 3A0/4 इंटू K0। अब A0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 2 दिया है, तो 3 गुने 2 हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट का मान दिया है 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, तो 1.5 आंसर हो जाएगा। तो 1.5 जो दिया है इसमें मिनट, यही आंसर हो जाएगा। तो 54 का हो जाएगा तीसरा आंसर, 1.5 मिनट टाइम पूछ रहा है। चलिए हो गया आपका 54। आइए आप 55 देखिए। 55 क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये है कि FeOX होल थ्राइस ऑक्जिलेट आयन है, ऊपर 3 माइनस दिया है, कहता है कि ये कायरल है, कहता है कि एक कायरल है। दूसरी बात दिया है कि ट्रांस क्रोमियम H2O2 OX होल ट्वाइस इज कायरल। ऊपर वाला सीधा दिया कि कायरल है, और दूसर वाला में दिया है कि ट्रांस के लिए दिया कि ट्रांस CrH2 होल ट्वाइस OX2, क्या ये कायरल है। तो कैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का एक तरीका है, समझिए बात को, कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट 55 का जो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है कि FeOX होल थ्राइस दिया है, FeOX होल थ्राइस ये -3 दिया है, ये -3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहानी क्या है, यहाँ कहानी यही है कि M हम लोग मान लेते हैं मेटल के लिए, और ये बाइडिनेट लिगेंड है, तो बाइडिनेट के लिए हम मान लेते हैं AA, और यहाँ 3 कर दिए। तो जितना भी सीस हो या फिर ट्रांस हो, इस फॉर्म में अगर रहेगा MAA3, चाहे आप सीस बनाइए चाहे ट्रांस बनाइए, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पॉइंट आपको जानना होगा, ये ट्रिक जानना होगा कि MAA3 जो है, यहाँ AA का है, बाइडिनेट के लिए मैंने 2 ऐसे लिया है, बाइडिनेट के लिए, समझिए बात को। तो ऑक्जिलेट क्या है, बाइडिनेट लिगेंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब एक कायरल होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन ट्रांस में ये दिया है क्या चीज कि यहाँ क्रोमियम दिया है H2O2 है और होल ट्वाइस, अब फिर यहाँ ऑक्जिलेट, फिर यहाँ 2 दिया है और यहाँ निगेटिव दिया है। ये ट्रांस कहता है कि क्या ये भी कायरल है। तो एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि क्रोमियम है, मोनोडिनेट के लिए कोई एक संकेत हम B2 ले लिए और बाइडिनेट के लिए A ले लिए, A2 ले लिए। तो ये भी एक तरह का चीज ऐसा है जो अगर ये संकेत आपको मालूम है तो इसमें होता क्या है कि इसका शीश जो होता है
इसका सिस फॉर्म एक्टिव होता है और ट्रांस फॉर्म जो होता है इनएक्टिव होता है। तो ट्रांसफॉर्म इसका जो होता है अगर इनएक्टिव होता है और ये कहता है कि कायरल होता है, तो कायरल तो नहीं होगा क्योंकि सिस और ट्रांस की कहानी इसमें अलग अलग है, इसमें दोनों भाग लेता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव के फॉर्म में इस तरह से रहता है। तो ये आपको संकेत याद रखना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन पकड़ाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा तो टाइम लग जाएगा, फिर आपसे नहीं पकड़ाएगा। तो जितने भी आइसोमेरिज्म है कहाँ का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जो भी आइसोमेरिज्म पूछे जाते हैं, तो उस आइसोमेरिज्म में जितने भी संकेत के द्वारा हम लोग किसी क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से आपको ट्रिक से चलना होगा और बहुत जल्दी से वो पकड़ा जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें पहला आंसर होगा, और पहला क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट होगा। चलिए ये हो गया 55 के बाद में आ जाइए 56 क्वेश्चन की ओर। और 56 क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, 56 क्या कहता है, आइए 56 कहता है कि एसर्शन है जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का कारण यह है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो 4s एंड 3D इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन इट्स बॉन्डिंग। और जैसे जैसे बॉन्डिंग में भाग लेता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। लेकिन इस सीरीज के लास्ट में जब हम जिंक में प्रवेश करते हैं तो चूंकि कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है वहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन कहता है कि जनरल केस में, तो जनरल केस में हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा रीजन कहता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। बात वही है कि 4s इलेक्ट्रॉन के अलावा 3D के इलेक्ट्रॉन भी इसके मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेता है। तो 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखता है और वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है, प्लस में 4s के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। तो ये दोनों सही है और उसका रीजन भी सही है। तो इसमें बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें 3 आंसर होगा 56 के, ए एंड आर बोथ करेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसे मैं लिख देता हूं, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन जो भी सही है। 57 जी 57। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। Among the species given below the spin only magnetic moment is highest for। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट किसके लिए है, उसी के लिए है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। और यहाँ देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट छिपा हुआ है और इसमें देता क्या है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि CO है, NH3 है, NH3 6 दिया है, NH3 6 दिया है और यहाँ 3+ दिया है। तो CONH3 6 जो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता है, NH3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता है, इनर ऑर्बिटल का एक केस हो गया। तो इनर ऑर्बिटल का जब केस हुआ तो कोबाल्ट का जब हम लोग निकालते हैं, कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है। तो कोबाल्ट 27 होता है, आर्गन 18 के बाद में क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d7 हो जाएगा, 3d7 होगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ ये है कि D6 तो हो गया, लेकिन इनर ऑर्बिटल का अगर कंडीशन है तो D में जो 6 इलेक्ट्रॉन आपने जो दिखाया है ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 6, तो क्या होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी पेयरिंग हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे केस में इसमें तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें नहीं होगा। अब रही बात TiH2O का है, ये Ti है और H2O है,
इसके बाद 6 है, 3 प्लस है। अगर टाइटेनियम की कहानी अगर हम देखते हैं तो टाइटेनियम है का आपको स्केरियम 21 होता है, इसके बाद ये 22 होता है, तो 22 को अगर निकालिएगा तो ये 4s2 हो जाएगा और ये 3d2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा। समझिए बात को। तो 4s2 और 3d2 जब हो जाएगा तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि Ti कितना पूछ रहा है, Ti 3 पूछ रहा है, तो यहां से 3 निकालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1 बचेगा। लेकिन यहां देखिए अब तीसरा में क्या है, तीसरा में है Mn Cn 6 3 माइनस है। तो इसमें कहानी क्या है कि इस Mn का जब हम लोग निकालेंगे, Mn 25 होता है, तो ये 4s2 होता है, 3d5 होता है। अब इसमें से 3 निकाल लीजिए, यहाँ 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो 3 निकालने के बाद में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो D में 4 हो गया। और ये Cn का है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Cn का एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग में हो जाएगा, इस तरह से आपका 1 2 3 4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के पेयर बना लेगा। जब पेयर बना लेगा तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक और है Fe6, और Fe6 जो हमारा है, Fe6 जो हो गया 4, तो यहाँ देखिए D में दिया है, Fe दिया है, Cn दिया है और 6 दिया है, इसके बाद 3 माइनस दिया है, तो 3 माइनस दिया है, तो Fe का अगर हम निकालेंगे ये 4s2 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, और 3 हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ Cn 5 है, तो यहाँ 6 तक लेना है, तो 2 तो पेयरिंग हो जाएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 ही बचेगा। तो मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ C में आ रहा है, जिसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है, Ti वाला में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, CONH36 वाला में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, Fe6 वाला में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम C में है, जिसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज। कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े थे, कहाँ पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको करना क्या होगा इस सवाल में कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा, उस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से वीक फील्ड लिगेंड की ओर आपको बढ़ना होगा। तो यहाँ पर दिया है CO, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO के बाद अमोनिया होगा, उसके बाद H2O और Cl होगा। तो जो भी ऊपर से नीचे की ओर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो दिया हुआ है, वहीं पर आपको पहुंचना होगा। तो इसमें होगा क्या, 58 में क्या होगा कि CO के बाद में NH3 होगा, और NH3 के बाद में H2O, और सबसे अंत में Cl माइनस होगा। और इसमें तीसरा आंसर है, तो याद रखिएगा CO, NH3, H2O, Cl माइनस। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि पोटास एलम दिया हुआ है। इन पोटास एलम द रेशियो ऑफ K प्लस एंड SO4 माइनस 2 आयन H। चलिए, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलिए देखिए, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको काफ़ी अच्छे आवाज़ में आपके पास आंसर को मैं पहुंचा सकूं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं हर बात को कंसेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा A to Z। आइए इधर, पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। अब इस पोटास एलम में क्वेश्चन पूछता है कि K आयन और पूछा है कि SO4 माइनस 2 आयन, दोनों का रेशियो कितना होगा।
तो यहां अगर आप इसको तोड़ते हैं तो 2k प्लस प्लस SO4 माइनस 2 होगा, और यहां आप तोड़िएगा तो 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2 होगा। समझिए यहां पर 3 मोल SO4 है, यहाँ 1 मोल SO4 है, और यहाँ पर 2 मोल पोटेशियम है। तो पोटेशियम आयन और SO4 माइनस आयन का रेशियो अगर आप निकालिएगा तो 2/3 और 1 4, ये हो जाएगा 1/2, तो 1:2। ये तीसरा आंसर होगा 1:2। आ गया ये 60 क्वेश्चन क्या कहता है, 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 60 क्वेश्चन को देखिए। ये सर्सन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। कहता है कि ऑक्सीजन का पहला जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो नाइट्रोजन और फ्लोरीन से क्या कम होता है, जरा सोचो। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट की ओर पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं तो इंक्रीज करता है, ठीक है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जहां पर मिलता है वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है। कहानी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। और रही बात ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन में क्या है कि पार्शियली फुलफिल्ड है, इसलिए ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों से ही कम होगा। इसलिए स्टेटमेंट चाहे असर्शन फर्स्ट मेरा सही है। और रीजन इसमें क्या देता है, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड टू अ स्टेबल हाफ फील्ड प्योर वाइटल। कहता है कि ऑक्सीजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाती है तो स्टेबल हाफ फील्ड प्योर वाइटल होगा। अरे हाफ फील्ड तो होगा ही, लेकिन रीजन तो नहीं है इसका। वो तो सही बात है कि ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बन जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में हाफ फील्ड हो जाएगा। क्योंकि रीजन का जो बात दी हुई है वो रीजन बात कथन तो सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता। इस बात को एक्सप्लेन क्या करेगा, एक्सप्लेन ये होगा कि चूंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से इसलिए होता है कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, इसका 2p ऑर्बिटल स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में रहता है, जबकि ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल जो है पार्शियली फुलफिल होता है। ड्यू टू दिस रीजन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, देयरफॉर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका आंसर कौन होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें 60 में 4 आंसर होगा, 60 कोड में कि ए एंड आर बोथ करेक्ट। तो मैं इतना ही लिख देता हूं कि दोनों सही है, बट आर जो है नॉट एक्सप्लेन, आर जो है नॉट एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन नहीं करता, सीधी सी बात है। 61 की कहानी क्या है, 61 की कहानी ये है कि यहां भी एक स्टेटमेंट है। और क्या स्टेटमेंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पी नाइट्रोटोलुइन विथ एसिडिक केमोनोफोर गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। कहता है कि पी नाइट्रोटोलुइन 61 में कहता है कि पी नाइट्रोटोलुइन, मैंने यहाँ टोलुइन बताया और पारा पर नाइट्रो को मैंने जोड़ दिया, और ये कहता है कि पी नाइट्रोटोलुइन को अगर एसिडिक केमोनोफोर के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो सच्चाई है कि ये CH3 एसिड में चेंज हो जाता है, और यहाँ NO2 जोड़ देंगे COOH में चेंज हो गया। कहानी क्या होगी, चेंज तो हो गया, तो ये नाइट्रो ग्रुप रहेगा और बेंजोइक एसिड उधर बन जाएगा। फिर क्या कहता है स्टेटमेंट सेकंड, रिडक्शन ऑफ पी नाइट्रोटोलुइन विथ SN एंड ACl फ्लो बाय द न्यूट्रलाइजेशन गिव्स एन एमीन दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। कहता है कि अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, मान लीजिए रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन करते हैं तो जो NO2 ग्रुप है, मान लीजिए ऊपर हम ले लेते हैं NH2 हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप जो है NH2 में बदल जाएगा और इधर CH3 है। तो ये जो हमारा मिला है जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या कहता है कि क्या ये ज्यादा बेसिक है एनिलीन से, क्या एनिलीन से ज्यादा बेसिक है? बिल्कुल है। आपका हो कैसे,
ये तो हमारा एसिड मिला ही मिला है। यहां देखो -m मेजोमेरिक इफेक्ट है, यहां देखो हाइपर कंजुगेशन है, और हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज कंपैरिजन टू एनिलीन, therefore this is more basic than aniline and this is acidic. Statement first and statement second both are correct. The statement first and second both are correct, और यहां होगा इसका आंसर 3। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ करेक्ट, दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। आओ आगे क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, 62 द फ्लोइंग कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज बाय द इंटरेक्शन ऑफ सिंपैथी पी ऑर्बिटल विथ, और दिया क्या है, दिया क्या है, ये फिनाइल ग्रुप दिया है, ये क्या दिया है, ये फिनाइल ग्रुप यहां दिया है, और इसमें यहां प्लस जो है और इथाइल कार्बोकैटायन उससे अटैच है, और कहता है कि स्टेबलाइज बाय इंटरेक्शन ऑफ द सिंपैथी पी ऑर्बिटल विथ। समझिए बात को, समझिए, यहां पर देखिए हाइपर कंजुगेशन, यहां रेजोनेंस खेल रहा है, तो अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो ये पाई ऑर्बिटल पूरा है सिग्मा में जा रहा है। हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो यहां पर सिग्मा जो है पुनः पाई में जाता है। अब प्रश्न है कि यहां पर देखिए दो संभावना यहां पर ऑप्शन दिया है, मैं पढ़ रहा हूं और फिर दोनों को समझा करके मैं टिक मारूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि सिंपैथी सिग्मा स्टार एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल, और डी में एक दिया है कि सिंपैथी सिग्मा एंड सिंपैथी पाई स्टार ऑर्बिटल। तो एक बात याद रखिएगा, सिंपैथी सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और वो एंटी बॉन्डिंग और फील्ड पाई ऑर्बिटल के बीच डीलोकलाइजेशन होगा, तभी इसको स्टेबिलिटी अच्छी तरह से मिल सकती है। और इस केस में इस आधार पर हमको कहाँ चलना होगा कि गुड डीलोकलाइजेशन फॉर स्टेबिलिटी हियर सिंपैथी सिग्मा स्टार एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल, यही आंसर इसका होगा, और यहाँ पर 62 का फर्स्ट होगा। अब कहिएगा क्यों भाई, हमको तो ये बात समझ में नहीं आता है, तो ये वो बात अच्छी तरह से याद करना कि सिंपैथी सिग्मा, ठीक है, यहाँ सिंपैथी सिग्मा से यहाँ पर पाई में, तो पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो वो बॉन्डिंग में जाएगा, ये दिमाग में रखना होगा। भले वो सिग्मा स्टार से भले वो बॉन्डिंग में जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि सिग्मा से एंटी बॉन्डिंग की ओर जाएगा तो अनस्टेबिलिटी शो करेगा। देयरफॉर डीलोकलाइजेशन को मोर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए हमको सिग्मा स्टार डेट इज एंटी बॉन्डिंग को हम लोग फील्ड पाई ऑर्बिटल में भेजना होगा, बॉन्डिंग की ओर भेजना होगा, तभी उसका सही डीलोकलाइजेशन होगा। यहाँ कहानी हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों रोल निभा रहा है। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपका दिमाग कहाँ जाएगा? आपका दिमाग ये जाएगा कि सिंपैथी सिग्मा को हम लोग पाई स्टार ऑर्बिटल में भेज दे, तो देखो भाई, आप अगर बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग में नहीं भेज सकते हैं, तो ये बात हम ये कहना चाहते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाला फील्ड पाई ऑर्बिटल में जा सकता है, यहाँ डीलोकलाइजेशन अच्छा हो सकता है, वहां नहीं होगा। कहानी बस इतना ही है। 63 की ओर बढ़िए, और 63 यही है कि ग्राफ दिया है, आप पेपर में देखिएगा कि एक तरफ वेव फंक्शन दिया है ना, साई आर अगेंस्ट डिस्टेंस आर, और कहता क्या है नीचे कि फिगर रिप्रेजेंटिंग 2 रेडियल नोड इन ऑर्बिटल। रेडियल नोड की बात करता है, रेडियल नोड, आओ इधर। रेडियल नोड का फार्मूला होता है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटम नंबर,
और दो रेडियल नोड कैसे होगा? जब दो बार कोई ग्राफ ऊपर से क्रॉस करेगा किसी एक पॉइंट पर, तो एक ऐसे दिया हुआ है, यहां से एक राउंड और ये दूसरा राउंड और तीसरा पर गिरा दो, तीसरा पर गिरा दो ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर एक नोड और यहां पर एक नोड, टू रेडियल नोड अगर हमको मिलता है, यदि हम यहां 3s लेकर के चले, एस ऑर्बिटल की कहानी 3 लेकर के चले, तो 3 - 0 - 1 ये हो जाएगा आपका 2 रेडियल नोड। तो इसका आंसर हमारे 60 कोड में सी है और ऐसा ही ग्राफ होगा, उसी पर आपको टिक मारना होगा। एंड दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड। Here two radial node located in this graph. Now formula of radial node is equal to n minus l minus 1. In this case, whenever two radial node is obtained, now here 3s is taken. Now n is 3 minus 0 minus 1. This is equal to 2. Here two radial node is present in this graph. Therefore, correct answer is C. आओ आगे देखो, आगे कहानी क्या है? 64 की कहानी है। 64 देखो, ये क्वेश्चन कहाँ है? आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। और करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलबिलिटी ऑफ द गिवन साल्ट इन वाटर है 298 केल्विन। एक तरफ AgBr, ZnOH2, AgCl2 दोनों का सोलबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, दोनों का सोलबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, और हमको करना क्या है? हमको सोलबिलिटी निकालना होगा। तो मैं एक बता देता हूं, उसी तरह से तीनों निकाल करके आपको चेक करना होगा कि कौन अधिक होगा, कौन कम होगा। तो Ag प्लस और Br माइनस ऐसे कर देंगे, इसको S लिखेंगे, इसको S, और यहां से आपको निकलना होगा KSP बराबर S स्क्वायर। तो आपको करना होगा KSP का मान दिया है 5 × 10⁻13 बराबर S स्क्वायर। इसलिए S बराबर कितना हो जाएगा? S बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻13। एक काम करते हैं, ये 50 जो दिया हुआ है, 5 जो दिया हुआ है, अगर हम इसको 50 बना दे और इसको 10⁻14 कर ले तो क्या दिक्कत है? तो 50 का रूट अगर निकालते हैं तो 7 पॉइंट समथिंग होगा और ये 10⁻7 होगा। तो इस तरह से एस निकालेंगे तो कोई मान निकलेगा तो एस क्यू आ जाएगा, तो आपको रूट क्यू करना होगा। उस तरीके से आप सबका मान निकलेगा। और इसको सजाना किस तरीके से है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ देखिए आंसर जो होगा, सबका मान दिया है, मैं लिख देता हूं ZnOH2 होल ट्वाइस AgBr, और सबसे अधिक सबसे कम किसका होगा? Hg2Cl2 का सबसे कम होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजी हुई है। तो उसी तरह से ZnOH2 का निकालिए, AgBr का निकालेगा, Ag2Cl2 का निकालिएगा, तो ZnOH2 का सबसे ज्यादा होगा और ये 64 का दूसरा का होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 है 65। कहाँ तक केमिस्ट्री है? 81, इसके बाद में यहाँ पर 88, 89, 90 तक है। आइए 65 की ओर बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सोल्यूशन। तो 1:3 का रेशियो देख लेना है, कुछ नहीं करना है। 1:3 कहने का मतलब क्या है? कैटायन और एनायन। तो देखिए इसका पहले आंसर है, क्या दिया है? ये CO दिया है और ये NH3 दिया है, फिर यहाँ पर होल 6 दिया है और ये बाहर है तो Cl3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए तोड़िएगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो टूटता नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3Cl माइनस तोड़िएगा तो यहाँ 3 निगेटिव, तो यहाँ 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 1:3 का रेशियो यही होगा पहला आंसर, पहला आंसर होगा। आइए देखिए,
आगे बढ़ते हैं। छाछठ थोड़ा सा सिलाई पर इंक डालने दीजिए, इंक डालने दें, इसके बाद इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक देखते रहिए। तो इस तरीके से हम लोग 65 सवाल बना चुके हैं। अभी हमारे पास कितना है, लगभग 25 क्वेश्चन अभी और बनाना होगा। तो जो भी टाइम लगेगा हम तो बनाएंगे ही, अब बनाएंगे तो लगातार बनाते ही जाएंगे। आइए देखिए, चलिए 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन का है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन क्या है, बायोमोलिकुल्स का है, और इसमें दिया है इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखिए इसमें बीटा प्लेटेड जो होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। और ये होता क्या है, अब देखिए अल्फा बीटा में आपको देख लेना है। बी में दिया है इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू लेफ्ट हैंडेड स्क्रू थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए सवाल है कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन राइट हैंडेड सेंस में होता है, लेफ्ट हैंडेड सेंस में नहीं होता है। दूसरा का रॉन्ग है। और तीसरा है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है द 2 और मोर पेप्टाइड, नहीं, टर्सरी है, क्वार्टरनी का क्वेश्चन होता है। यहां पर फर्स्ट ही आंसर होगा कि इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बीटा में, और अल्फा में का होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और राइट सेंस में होता है। ये दो बात याद रखिएगा, अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या होता है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये बेंजीन रिंग जैसा है, और बेंजीन रिंग में साथ में ये Mg और Br मतलब गिरगनार एजेंट है, ये गिरगनार एजेंट है। अब इस गिरगनार एजेंट की प्रतिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, एनिलीन से करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें से एक हाइड्रोजन तोड़ लीजिए और बाकी NH को इससे अटैच कर दीजिए। NH को इससे अटैच अगर हम करते हैं NH, तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ से तो ये टूट कर अलग हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो इस तरीके से एक रिंग मिल जाएगा, और यहाँ जो हमको प्राप्त होगा, यहाँ हमको NH-MgBr मिल जाएगा, NH-MgBr मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका 2 है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ 67 का 2 आंसर होगा। 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 कहता है इन एन एसिडिक मीडियम 10 ml of 0.25 m ऑक्जेलिक एसिड इज titrated with K-monophore solution. If the volume of K-monophore solution required to reach end point is 10 ml, the strength of K-monophore solution is। एक तरफ ऑक्जेलिक एसिड है और दूसरे तरफ क्या है, K-monophore की कहानी है। तो K-monophore में यहाँ जो K-monophore है और ये है ऑक्जेलिक एसिड है, और इस ऑक्जेलिक एसिड की प्रतिक्रिया आप कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये तो K2SO4 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में ये MnSO4 में जाएगा। तो यहाँ Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, 5 का डिफरेंस है, और यहाँ ऑक्जेलिक एसिड प्लस 3 से यहाँ CO2 में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ 2 कार्बन है तो 2 निकलेगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 3 और 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना होगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा N का। मैंने काम करते हैं, अगर मान लिया जाए कि एक तरफ हम ऑक्जेलिक एसिड के लिए लिखते हैं और दूसरे तरफ हम लिख रहे हैं किसके लिए, K-monophore के लिए। हमको K-monophore और ऑक्जेलिक एसिड में देखना है, स्ट्रेंथ बताना है, स्ट्रेंथ बताना है, उसमें भी का मान दिया हुआ है। तो अगर ऑक्जेलिक एसिड के लिए हम लिखते हैं N1V1 और K-monophore के लिखते हैं N2V2। एक काम करते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रेशियो क्या होता है, N के बराबर होता है।
तो नॉर्मेलिटी बाई मोलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर, तो n बराबर m n हो जाएगा। तो अब इसको मोलरिटी में चेंज कर लीजिए, n1 के जगह पर लिख लीजिए m1 n1 इंटू v1 बराबर या लिखिए n2 m2 v2 और इस पर मान रख लीजिए। और मान रखने के बाद हमको निकलना क्या है, हमको निकलना है स्ट्रेंथ ऑफ K मोनोफोर, मतलब कि m2 का मान निकलना होगा। कैसे निकालेंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड में 10 ml दिया है और मोलरिटी दिया है 0.25, तो यहाँ लिखे 0.25 और n कितना हो जाएगा, 4 और 3 का अंतर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर n फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना दिया है 10, और K मोनोफोर के केस में 7 और 2 का डिफरेंस, यहाँ तो सीधे सीधे 5 है, m2 निकलना है और इसके लिए वॉल्यूम 10 ही दिया हुआ है। 10 से 10 मर जाएगा, बच जाएगा 5, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, 0.50 और बटा में 5 हो जाएगा, ये m2 का मान, तो ये 0.10 हो जाएगा और आंसर होगा 3, 65 का 3, 0.10, 0.10। आइए, ये आपका कौन है 65 के बाद 65 था नहीं 67 था, 68 हो गया, 69 आ जाइए, 69 की ओर। ये 69 में क्या है कि ये पीएच है, सिंगल बॉन्ड C है, ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ पर मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं मिथाइल ग्रुप है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, लिंडर कैटलिस्ट लिखा है, H2 और PD वाली कहानी है, ये लिंडर कैटलिस्ट है, लिंडर कैटलिस्ट। तो लिंडर कैटलिस्ट है और दूसरे तरफ यहाँ दिया है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया की कहानी क्या है, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया की कहानी ये है कि यहाँ दिया हुआ है कि L और फिर यहाँ दिया है कि K क्या होगा, और फिर इसको HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ दिया है M और इसको भी HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड दिया हुआ है और इसको कहता है N। अब ऑप्शन दिया है कि M and N आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, M and N आर स्टेरियो आइसोमर्स, KL आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, KL आर इनोन्सोमेयर्स। आइए, तो लिंडर कैटलिस्ट में सीस एडिशन होता है, तो K के जगह पर PHC, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, M मिथाइल हो जाएगा। पहली बात तो याद रखिएगा। और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के केस में जब एल्काइन रिएक्शन करता है तो ट्रांस एडिशन होता है, मतलब कि अगर एक H ऊपर लिखेंगे तो एक H नीचे लिखेंगे, ये ट्रांस एडिशन हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि ये pH है, यहाँ भी pH है, तो ये दोनों के दोनों एक सीस में चला गया और दूसरा ट्रांस में चला गया, तो क्या K और L दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है? तो आपका आंसर कुछ नहीं करना है, सीधे 3 हो जाएगा आंसर। 70 में आ जाइए, 70 की ओर बढ़िए। चलिए 70 में क्या होगा, 70 में 70 में थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तब तक आगे बढ़ रहे हैं। आइए, तो हाँ आइए देखिए, अब 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 क्या कहता है कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। अब जरा सोचिए आप ही, एक एसिड दिया है, एक ईथर दिया है, एक अल्कोहल दिया है और एक कीटोन दिया है। तो एसिड की पोलरिटी ज़्यादा होती है सबसे, उसके बाद अल्कोहल का होता है, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन होता है और अंत में ईथर होता है। तो उस आधार पर मान लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये 70 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा एसिड, एसिड के बाद में अल्कोहल ले लीजिएगा और अल्कोहल के बाद में आप ले लीजिएगा क्या चीज़, एल्डिहाइड है कि कीटोन, कीटोन है,
तो कीटोन ले लीजिएगा और अंत में ईथर ले लीजिएगा। तो इसमें आंसर दिया है 2 ऐसा, तो 2 पर टिक मार दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है 71। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आइडियल गैस का 1 मोल दिया है, एक तरफ प्रेशर है और दूसरे तरफ क्या है, वॉल्यूम है। प्रोसेस 2 एंड 4 को आइडियाबैटिक बोल दिया है। तो 1, 3 प्रोसेस यहाँ क्या है, डायग्राम को देखिए थोड़ा सा। 1 और 3 में आइसोथर्मल हो रहा है। अब समझिए बात को। 1, 3 आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ पर, तो टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट होगा, और 2, 4 तो एडियाबेटिक दिया है। तो 2, 4 जब एडियाबेटिक देगा तो वहाँ Q 0 हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर आपको फार्मूला क्या लगाना होगा, -n RT ln V2/V1। अब इस तरह की फार्मूला आप देखिए कि कहाँ पर है मैच करता हुआ, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरफ V2/V1 हो जाएगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अगर V2/V1 होगा फर्स्ट प्रोसेस में V2/V1, तो दूसरा हो जाएगा V4/V3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर हो जाएगा W1 + W3 बराबर -2T1 ln V2/V1 ले लेना है आपको -2T और ln ले लेना है V4/V3। तो यही दोनों समीकरण, इस समीकरण के आधार पर आपको आंसर मिला लेना है। वो इक्वेशन दिया है, चूँकि यहाँ पर 2 और 4 प्रोसेस जो है एडियाबेटिक है और 1, 3 आइसोथर्मल है। तो उस केस से अगर हम लोग लेते हैं तो ये इंटरनल एनर्जी आपका दिया है डेल्टा U2 जो दिया है, तो Q + W बराबर इंटरनल एनर्जी होगा, तो Q 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी W2 के बराबर हो जाएगा U2 और U4 जो हो जाएगा, एक U4 जो दिया हुआ है, तो U4 जो दिया हुआ है उसमें तो एक W1 एक W3 लेकर के हम लोग चलेंगे। एक W1 W3 लेकर के चलेंगे क्योंकि 1 और 3, इसके बाद 3 और 4 प्रोसेस, 3 और 4 प्रोसेस के हिसाब से तो 1 और 3 को ऐड करके हम लोग ये समीकरण निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 70 का 3 आंसर होगा, सर ये 71 का 71 का 3 आंसर होगा। आगे बढ़िए। अब ये इक्वेशन देखना है कि कौन मैच कर रहा है, समीकरण के आधार पर आपको मैच कराना है, समीकरण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर इतना बातें आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को ले मारिएगा। 72 द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म बाय हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन एच। तो सुनिए एक बात, ये KMnO4 है और यहाँ 513 केल्विन पर इसको हीट किया जाता है और हीट करने के बाद मिलेगा K2MnO4 + MnO निकल जाएगा। 2 Mn होगा, हम यहाँ 2 मोल ले लेंगे और 2 मोल लेकर के हीट करेंगे तो यहाँ Mn कितना है, 7 है और यहाँ +6 है। अब ऑप्शन देखिए, ये ग्रीन हो जाएगा, ये 6 वाला ग्रीन होता है। तो ये समीकरण अगर आप इसको ऐसे जानते हैं, कभी यूज किए हैं तो तोड़ सकते हैं। तो यहाँ कहता है कि ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म बाय हीटिंग KMnO4, तो ग्रीन पैरामैग्नेटिक K2MnO4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और 3 में क्या दिया है, K2MnO4। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको पोटेशियम परमैंगनेट जो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में KMnO4 पढ़ना है। इसके बाद में K2Cr2O7 के बारे में स्टडी करना है, तो वहाँ KMnO4 के बहुत सारा रिएक्शन जब पढ़िएगा तो ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ 17.0145 एंड 21.0235 we are rounded to 3 figure after the decimal point the resulting number respectively। तो 3 पॉइंट ले लीजिए और 3 पॉइंट लेंगे 73 का तो 17.014 पहले आंसर होगा और 21.024 आंसर होगा।
आगे बढ़िए। 74 बहुत अच्छा क्वेश्चन। 74 स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है समझिए बात को। ट्रांस ब्यूट टू इन अपॉन ट्रीटमेंट विथ Br2 in CCl4 gives the following product। gives the following product कहता है कि ट्रांस बट टू इन, ये ट्रांस है ऐसे, यहाँ पर ये CH3 है या यहाँ CH3 है, तो ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया। इस ट्रांस को Br2 से रिएक्शन कराना है, तो Br2 से रिएक्शन कराइएगा तो एक Br यहाँ और एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, और एक Br यहाँ और एक Br यहाँ अगर आप अटैच करते हैं, अगर आप अटैच करते हैं तो यहाँ देखिए बात को, अगर अटैच करते हैं Br को तो देखिए ऐसे कहानी हो जाएगी। ऊपर Br, यहाँ मिथाइल है, 120 डिग्री के एंगल पर होता है, तो अंदाजे मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए कितना है, यहाँ Br है और यहाँ एक H है और यहाँ पर क्या है, Mi है। ये क्या हो गया, ये हो गया शाह-हर्षुप प्रोजेक्शन। अब शाह-हर्षुप प्रोजेक्शन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो कैसे, ये फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन मान लीजिए, तो मान लीजिए एक बैक कार्बन के लिए ऐसे बना दिए और यहाँ पर फ्रंट कार्बन है, यहाँ फ्रंट कार्बन है। इस फ्रंट कार्बन से Br एक नीचे जोड़ दीजिए और एक H इधर ले जाइए और एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे होगा, चलिए ठीक है, मिथाइल हो जाएगा। और ऊपर में क्या है कि बैक कार्बन से एक ब्रोमीन जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर मिथाइल जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर H जोड़ेंगे और इस चीज़ को मैच कराएंगे। और मैच जब हम करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए मैच कराने से हमको मिल क्या रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ। मैच कराने से क्या मिल रहा है कि ये मैच नहीं करता है, तो जब मैच नहीं करता है तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से स्टेटमेंट सीस को लेकर के जब कराएंगे और देखेंगे कि मैच करेगा कि नहीं, तो सीस को करा करके हमने देखा है वो मैच कर जाएगा, तो सेकेंड वाला हमारा सही होगा और फर्स्ट वाला आप करा कर किसी तरह से देखिएगा कि सीस वाला जब हम कराएंगे, सीस वाला हम जब कराएंगे तो हमारा मैच कर जाएगा। तो जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकेंड जो है करेक्ट होगा, सेकेंड वाला मैच करेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट। आगे बढ़िए। कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिथाइल बेंजीन को CrO2 Cl2 और CH2 के उपस्थिति में कराते हैं, इटार्ड रिएक्शन है। तो आप जानते हैं कि इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, तो वहाँ CHO जोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये तो हमने पी प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त करना है, फिर कहता है कि H2O से हम उसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्शन पहले CrO2 Cl2 CH2 से प्रतिक्रिया करते हैं, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद वो बेंजल डिहाइड में चेंज हो जाता है। कहता है कि कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ PD ऑन BSO4। ये रोजेनमेंट रिएक्शन है, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि P को कैसे प्राप्त करते हैं, रोजेनमेंट रिएक्शन से। तो रोजेनमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन होता है, PD एंड BSO4 रिजेंट लेते हैं, वहाँ हाइड्रोजिनेट कर जाता है। तो हम बेंजोइल क्लोराइड को अगर हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो वहाँ पर CHO सेट कर जाएगा। तो आंसर इसमें 75 का आंसर क्या होगा, 75 का 2 होगा। आगे बढ़िए। 76 मैचिंग है। मैचिंग में क्या होगा कि एक विटामिन ए है, फिर विटामिन B12 है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो विटामिन ए कैरोट में पाया जाता है, तो आप जानबे करते हैं, ये तो ऐसे मैचिंग कर लीजिएगा। विटामिन B12 के लिए आप क्या करेंगे, विटामिन B12 को आप मीट में टिक मारिएगा, और इसके बाद विटामिन ई को सनफ्लावर ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल और NCERT में लिखा हुआ है सीधे कि सनफ्लावर मतलब विटामिन ई का सनफ्लावर ऑयल है। इसके बाद में विटामिन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल होगा। तो आपका 4 हमारे इसमें आंसर हो जाएगा, 76 के 4 होगा आंसर। ठीक है,
आइए, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन। आगे बढ़िए, कहता है कि ब्यूटेन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन कैसे लिखते हैं, C4H10 लिखते हैं। तो ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का कंबशन करते हैं, O2 के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो 4CO2 मिलेगा, इसके बाद 10 है तो 5H2 निकाल दीजिए, तो ये 4 दूनी 8 5 13, तो 13/2। अब क्वेश्चन कहता है ये चीज़, कहता है कि 116 ग्राम एन ब्यूटेन, इसका कहता है कि 116 ग्राम एन ब्यूटेन को कंप्लीट कंबशन कराया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा। आप ज़रा देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालने से पहले इसका देख लीजिए, तो 42 हो जाएगा, 12 × 4 + 10 48 और 10 58 हो जाएगा। तो 58 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4 × 44, इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, 58 नीचे हो जाएगा, इसलिए 116 पर, तो 116 ऊपर हो जाएगा, तो 58 × 2 16 हो जाएगा, 44 × 2 88, तो 4 × 88 बराबर 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 33 34 35 352 ग्राम आंसर हो जाएगा, 352 ग्राम आंसर हो जाएगा। द कंपाउंड 78 देखिए 78, तो 78 में इसका आंसर कौन होगा, 3 होगा। किसका है, कौन था क्वेश्चन, 77 था, 77 का 3 होगा 352 ग्राम। इसके बाद 78 क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सुन बिलो। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन से कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कहता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ यहाँ पर 2 मिथाइल है, यहाँ 1 मिथाइल है, और इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, फिर दिया है कि ये फिनाइल मीथेनॉल दिया है, और यहाँ NH दिया है। तो आप जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके बीच अल्फा, तो इसका तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, लेकिन इसको इससे रिएक्शन करा रहा है, ये फिनाइल मीथेनॉल है, और ये क्या चीज़ है, 1,2,2,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन है। तो इसकी प्रतिक्रिया जब इससे हम करा रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगर आप कराते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कहानी क्या बनेगी, कहानी क्या बन सकती है, कहानी यही बनेगी कि यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हट करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो देखिए होगा कहानी क्या, कहानी ये होगा कि ये CH3 ये CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये CH3 है और ये CH3 है और ये भी CH3 है, ठीक है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये सीधे एक कार्बन से हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, फिर ये OH हो जाएगा, और इससे pH जुड़ा हुआ है, इससे pH जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा, हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा, हीट करेंगे तो इसमें ऑप्शन देखिए वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ऑप्शन यही है कि यहाँ से जब निकलेगा तो ये ऐसे रिंग है, इसके बाद में यहाँ पर CH3 है और ये CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा और ये CH के साथ ये PH जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा इसमें 2 नहीं दिया है, यहाँ दिया है 4 आंसर ऐसा दिया है ऑप्शन में, 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए 79 क्या कहता है, 79 क्या कहता है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए इसका आंसर सही होगा, मैग्नीशियम है जो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 नहीं, एल्युमिनियम हैज 5 वैलेंसी नहीं, ऑर्बिटल नहीं, बोरन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, बिल्कुल सही है ये आपका 79 जो है, और ये बोरन जो है ये तीसरा आंसर हो जाएगा, हैज मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी, ये होगा किसका होगा, बोरन का होता है,
चलिए आइए आगे बढ़िए। 80 जो है, अब इसमें देखिए नाम दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। तो इसमें मिला लीजिए कौन है, इसमें आंसर होगा दूसरा। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा में दिया है कि CONH3 4, इसके बाद में H2O के बाद में क्लोरीन है, फिर Cl2 है। तो क्या होगा देखे तो टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरो लिखिए चाहे क्लोराइडो लिखिए, क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चलिए आइए, तो दूसरा आंसर होगा 80 हुआ। 81 आ जाइए। 81 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन फॉर बाई मिक्सिंग लिक्विड P एंड Q, P और Q लिक्विड को मिक्स किया जाता है आइडियल सोल्यूशन में। तो आइडियल सोल्यूशन में दिया है कि डेल्टा H मिक्सचर हीट का 0 होता है और डेल्टा H मिक्सचर वॉल्यूम भी 0 होता है। आइडियल सोल्यूशन में दोनों 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन दिया है कि नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच नो इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है, इंटरेक्शन नहीं होता है, वहाँ डेल्टा H और डेल्टा V का मान 0 होता है। ये बिल्कुल इसका तीसरा आंसर होगा, 81 का 3 होगा। और क्या दिया है कि A and R correct and gives correct explanation। चलिए तीसरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 82 है, क्या 82 है, क्या 82 है? 82 है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव्स एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें एनिलीन कौन देगा? तो इसमें एनिलीन मेरे ख्याल से देखो, इसमें C और D हम बता देते हैं कि C और D कैसे होगा इसका आंसर। C में दिया है यहाँ पर NO2 दिया है और NO2 रिड्यूस होता है कि इसके सोडियम बोरन हाइड्राइड दिया है और यहाँ रिड्यूस होकर के एनिलीन में चला जाएगा, NH2 में चला जाएगा। और आपका अगर D जो है, ये C है और D में क्या दिया है, देखिए इस तरीके से कहानी है। कहानी क्या है कि यहाँ पर N के साथ H जुड़ा हुआ है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 है और इसकी प्रतिक्रिया हम HCl के उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये टूटेगा और इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा OH और ये भी हमको मिल जाएगा NH2। तो C एंड D इसका करेक्ट आंसर होगा, एनिलीन दे देगा। 83 क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम इन इच मोलेकुल। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ देखिए कि N2O5 +5 होगा, इसके बाद आ जाइए Al2O3, तो यहाँ पर -2 तो 3 दूनी 6, तो ये +3 हो जाएगा। इसके बाद H2S, तो देखिए यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 है, 3 है, 2 है, यही आंसर होगा। और ये दिया कौन है, 4, 83 के 4 दिया हुआ है। 84 में आइए। चलिए लगभग हम लोग अब समाप्ति की ओर पहुँचे हैं, 84 आ गए हैं, तो अब 4-5 जगहों के लिए थोड़े छोड़ेंगे। आओ 84। फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ये देखो बेंजीन है। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। यहाँ CH3COCl है, एसिटाइल कोलाइड दिया हुआ है और एसिटाइल कोलाइड एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है और फिर एक सेकेंड स्टेज में कहता है कि NOCl है, नाइट्रोसाइल कोलाइड है। अब कहता है कि ये जो प्रतिक्रिया करेगा Cl- इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस रिंग से ये अटैच हो जाएगा, क्या अटैच हो जाएगा भाई, C डबल बॉन्डो COCH3, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, P प्रोडक्ट मिलेगा। अगर NOCl के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, NO+ Cl- NO को इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ रिंग से जुड़ जाएगा NO, तो ये हमारा मिल जाएगा Q। तो P और Q क्या है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और 84 के 4 आंसर हो जाएगा,
84 के 4 आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल है थर्मोडायनेमिक्स का 85 है। तो 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू 6 लीटर एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ डेल्टा एस सिस्टम NL आप NR पर फार्मूला लगा लीजिएगा V2/V1। तो N 2 मोल दिया है, यहाँ 2 मोल दिया है, इसके बाद 2R दिया है Ln, और V2 कितना दिया है आपका 100 दिया है, इधर 10 दिया है, एक 0 कट जाएगा, ठीक है। Ln 10 हो गया, तो Ln 10 हो गया तो 2Ln 2R, इसके बाद में Ln 10 हमको मिल जाएगा। अब Ln 2 का मान रखना पड़ेगा, Ln 10 यहाँ दिया है, तो Ln को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2.303 log 10 हो जाएगा। तो 2R इंटू 2.303 log E होता है, log E। तो log E का मानवा हम लोग रख दिए, तो log 10 और 10 हो गया। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये 4 हो जाएगा। इतना 4.606 आपका सिस्टम हो जाएगा। और सराउंडिंग का कहानी जहाँ पर है, डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, तो चूँकि चार्ज यहाँ पर, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या है कि यहाँ कांस्टेंट है, मतलब कि Q 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो सराउंडिंग से कुछ उसका रिलेशन नहीं होगा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन 86 है ये। फॉर एन एलिमेंट्री, ये क्वेश्चन कहाँ का है, 86 जो क्वेश्चन है, 86 जो क्वेश्चन है आपका, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द आर्हेनियस प्लॉट इज गिवन बिलो। एक प्लॉट दिया है 86 में, एक प्लॉट दिया है इस तरीके से, और ये प्लॉट ऐसे है, और इधर दिया है 1/T, और इधर दिया है यहाँ पर 2, यहाँ 4, और फिर मान लीजिए कि 6 है, ये 6 है, और इधर दिया है Ln K दिया है, और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का मान दिया है, ये का मान दिया है आपका 6.64 R बराबर 8.3 जूल मोल इन्वर्स के इन्वर्स, इस तरह से दिया हुआ है मान, और K बराबर E² मिनट इन्वर्स। इसके बाद हाँ, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक फार्मूला है आपका कि K बराबर AE माइनस EA बटा में RT। तो Ke बराबर A जो है, तो Ln A, तो आपको यहाँ अगर Ln लिखते हैं, Ln K बराबर Ln A माइनस EA/RT अगर हम लेते हैं, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया Ln A, और A हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, M। तो आपका Y बराबर mx प्लस C होता है, तो y तो हो जाएगा Ln K, m हो जाएगा माइनस EA/R, m बराबर माइनस EA/R हो जाएगा, और 1/T x एक्सिस में हो जाएगा, तो यहाँ x जो हो जाएगा 1/T हो जाएगा, और इंटरसेप्ट माइनस EA/R हो जाएगा, और c हो जाएगा Ln K। इंटरसेप्ट ये है, ये हमारा ग्राफ, ये स्लोप है, स्लोप हमारा कितना है, माइनस EA/R हो जाएगा। तो Ln A जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। Ln A 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 के बराबर जब हो जाएगा, और Ln K का मान दिया हुआ है, Ln K
यहाँ देखते हैं कि ln k का जो मान है यहाँ 6 है। एक काम करते हैं, ln यहाँ पर ln जो दिया हुआ है ln a हमारा जो c दिया हुआ है वो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये बटा में 2RT हो जाएगा हमारा, ये हमारा RT हो जाएगा। तो ln k और बराबर ln a। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ln 6 का मान हम लोग निकालना है। तो यहाँ देखिए ln e स्क्वायर बराबर कितना लेंगे हम लोग ln a। तो यहाँ पर 2 ln e हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ln e हमारा कितना हो जाएगा ln स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से ln 6k का मान रखेंगे, ln की 6 रख देंगे, ln k का मान 2 आ जाएगा। ln k रेट कांस्टेंट जो है हमारा k जो है ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। तो एक काम कीजिए, इस फार्मूला पर ले लीजिए, इस फार्मूला पर लेंगे ln k बराबर ln a माइनस e बटा में RT, इतना मान ले लेंगे। और जब इतना मान ले लेंगे तो ये 2 बराबर 6 माइनस e का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 6.64। तो 6.64 किलो जूल दिया है, तो उसको बना लीजिए आप किस में 6640 आपको बना लेते हैं जूल में, 1000 से गुना कर दिए और बाटा में R का मान 8.3 गुणित T और यहाँ से हम T का मान निकालेंगे। तो T का मान निकालेंगे आप, T इतना का मान निकालेंगे तो 6 में से देखिए 6640 बाटा में 8.3 इंटू T जब निकालेंगे तो 6 माइनस 2 होगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। और यहाँ से जब T का मान निकालेंगे 6640 बाटा में 8.3 इंटू 4। अब इसी को हल करेंगे, अब इसको हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं अगर तो ये 6640 देख लेते हैं, ये 12 के 2 और 4 का 32, 32 एक 33, तो ये 33.2 हो गया। तो 33/2 हो जाएगा, लगभग ये 200 में कट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका कितना, इसमें ऑप्शन 200 जो दिया है वही आप आंसर लेकर चलिएगा। तो 86 के पहला हो जाएगा 200 केल्विन। आइए 87 क्वेश्चन है। 87 में क्या करेंगे, 87 में क्या कहता है, 87 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय द मिक्सिंग 2 लिक्विड। 2 लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, तो 2 लिक्विड को आपस में मिलाने के बाद जो स्टेटमेंट चाहिए बताना है। एंड आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म ओबे राउल्स लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन रेंज। बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियमों का पालन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बी में है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो निगेटिव डिविएशन। बिल्कुल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म निगेटिव डिविएशन को शो करता है। सीधे मारिए ए एंड बी सही है, इसमें ए एंड बी सही है। और ये ऑप्शन में दिया है तीसरा का। इसके बाद 88 आ जाइए। 88 क्या है, 88 है हाईएस्ट ऑक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर एनी टू में हाईएस्ट ऑक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जरा सोचिए कि एनी में 10 दूनी 20 है, एनी में कितना है 10 + 10 बराबर 20, यानी 10 × 2 कहिए बराबर 20 है। तो 20 जो है, तो आप 20 के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, तो एक तो 8 को भर लीजिए, सिग्मा आपको शुरू में 8 को जो बॉन्डिंग आ जाएगा इसमें बाबा लिख सकते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। और यदि 14 से ज़्यादा रहेगा तो आपको पहले कौन लेना है, पहले लेना है सिग्मा 2pz, इसके बाद लिखना है पाई 2px, फिर पाई 2py लेना है,
फिर इसके बाद लेना है पाई एक्स स्टार 2px, फिर पाई एक्स स्टार 2py लेना है, फिर सिग्मा एक्स स्टार 2pz। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई कौन होगा? सिग्मा स्टार यहाँ पर 20 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, और यही आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz आंसर। इसमें दिया है सिग्मा एक्स स्टार 2pz लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा कोई बात नहीं, सिग्मा एक्स स्टार 2p पर टिक मारिए। तो 88 का 2 होगा, और 88 के 2 में कौन होगा? ये सिग्मा एक्स स्टार 2p होगा, सिग्मा स्टार 2p होगा। आइए 89 सवाल, 89 सवाल क्या है? 89 सवाल कहाँ का क्वेश्चन है? 89 सवाल, एक मिनट रुक जाइए, 89 सवाल मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए, थोड़ा सा। आइए, इसके बाद अब ख़त्म ही है, लास्ट एक क्वेश्चन है, इसके बाद 90 में कुछ नहीं है। तो 89 हम लोग को समझना होगा, क्या समझना है? आइए देखते हैं। 89 क्या करना है? 89 को हम लोग देखते हैं। फॉर ए साल्ट कहता है, फॉर ए साल्ट एक्स वाई विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द प्लॉट ऑफ लैम्डा एम वर्सेस रूट सी हैज ए स्लोप ऑफ -90। ओम इनवर्स साइमेंस दिया है, तो साइमेंस को ओम इनवर्स कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2 L 1/2 एट 298 केल्विन एट 0.0 m कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज 145 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाई आयंस, तो लैम्डा वाई नॉट और इन दिया है, इसके बाद 298 केल्विन पर, फिर लैम्डा एक्स नॉट का मान 74 दिया है, लैम्डा वाई नॉट का मान निकालना है। तो एगो बात कीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पढ़ाए थे, जो मेरे पास विद्यार्थी पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक डेबाई-ऑन-सागर इक्वेशन था, ऐसे करके कि यहाँ जो लैम्डा एम जो है यानी मोलर कंडक्टिविटी एट भी, वॉल्यूम भी चाहे एट कंसंट्रेशन, और यहाँ पर सी √c ये दोनों का है, और इस ग्राफ में एक बी है। तो इसका इक्वेशन हमने क्या बताया था? इसका इक्वेशन ये बताया था कि लैम्डा एम भी जो होता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी चाहे लैम्डा एम नॉट यहाँ मान करके चला है, ए बराबर हम लोग लिखेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी -b/√c। इस फार्मूला पर हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, जो -990 दिया है, ये b बराबर है, देखिए निगेटिव स्लोप है तो -90 यहाँ दिया है। c का मान दिया है, कंसंट्रेशन में कितना? 0.01 दिया है। इसके बाद c के बाद में आपको लैम्डा एम भी कंसंट्रेशन दिया है 145। ये जो लैम्डा एम यानी भी का मान दिया है 145, कितना दिया है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना दिया है। यहाँ से क्या करेंगे कि लैम्डा एम इन्फिनिटी चाहे लैम्डा एम नॉट मान सकते हैं, इसको वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये भी का मान 145 रख दीजिए, यहाँ लैम्डा एम इन्फिनिटी रख दीजिए, माइनस हो जाएगा। बी तो 90 ही रखना है, यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए दिखा है कि ग्राफ में यहाँ माइनस है, इसलिए हम माइनस दे दिया है, और बी के जगह पर 90 रखेंगे, और कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 है। तो यहाँ से 145 हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट -90 गुने 0.1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल देंगे, कितना? 145 + 9, तो 9 5 54 हो जाएगा। ये 45 है, 45 और 5 50 4 54, 154 हो गया। 154 आपका आ गया लैम्डा एम। अब प्रश्न यहाँ ये है कि ये जो लैम्डा एम नॉट कहिए चाहे लैम्डा एम क्वेश्चन में नॉट दिया है, एक के बराबर हुआ है, और यहाँ 2 दिया है, एक्स और वाई का कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? दिया है कि लैम्डा एक्स नॉट प्लस लैम्डा वाई नॉट दिया है, और x का मान 74 दिया है। तो यहाँ A154 बराबर 74 प्लस लैम्डा वाई नॉट
तो यहाँ लेमडा वाई नॉट निकालेंगे 154 माइनस 74, तो 154 माइनस 74 तो 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। इसका आंसर 3 हो जाएगा, 89 के 3। अब क्वेश्चन लास्ट एक 90 है और इसको देख लीजिए बढ़िया से। एमंग द फ्लोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेड इन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी जो होता है पूरे आपको अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले तो इसमें चेक कर लेना है, पहला ही ऑप्शन है क्लोरीन पहले होता है फिर फ्लोरीन। 7 के ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है तो इसमें क्लोरीन होगा। क्लोरीन के बाद आपका फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन वाला टिक मत मारिए, पहले क्लोरीन होगा। सीधी सी बात है कि थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होता है। थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, इसके बाद ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसके बाद ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसके बाद यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो कहानी ऐसे चलेगा, कहानी ऐसे चलेगा, कहानी ऐसे चलेगा। और 7 के ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले काउंटिंग कर लेंगे तो ये क्लोरीन होता है तब फ्लोरीन होता है। तो ब्रोमीन आयोडीन जितना भी होता है सबका ज़्यादा होता है। 7 के ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 6 के ए से ज़्यादा होता है। इसके बाद आप सल्फर चल सकते हैं, फिर ऑक्सीजन चल सकते हैं, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर आप सिलिकॉन और कार्बन, इस तरीके से तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इसका आंसर होगा तो आपको 90 का पहला होगा। और इसी के साथ और कोई क्वेश्चन है नहीं है। तो हम लोग 45 क्वेश्चन देख चुके हैं और 45 क्वेश्चन आप पूरी तरह से बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके पहले हम लोग 90 क्वेश्चन देखे, 90 और 45 135, 135 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दिया हूँ। तो केमिस्ट्री और बायो केम वाला के नाम से ये चैनल है, तो इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे बोटनी जूलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन हम आपको देते रहेंगे। और इसी के साथ अब यहाँ से हम लोग सेशन ख़त्म करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट शेयर सब कर देना है, दूर दूर तक जहाँ इसको भेजिए, हमारे साथ जुड़िए। और जैसे ही जुड़िएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह से मैं वीडियो आपके पास भेजूँ और जितने चैप्टर में भेजूँगा आपको नीट का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये वादा मैं करता हूँ। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।